एक बार की बात है, विजयपुर नाम के गांव में बड़ी बहन संध्या अपनी छोटी बहन किरण के साथ रहती है। एक दिन सुबह किरण उसे बुलाकर कहने लगती है, सुन छोटी, घर में पानी खत्म हो गया है, तो आज तू ही पनगट से पानी ले आना, तब तक मैं घर के सारे काम निपटा लूंगी। ठीक है दीदी, मैं अभी जाकर पास वाली नदी से पानी ले आती हूँ, तब तक आप खाना बना कर रखना। अरे नहीं नहीं, उस शापित नदी पर बिल्कुल भी मत जाना तू। 1000 बार तुमको बताया है, कोई भी औरत उस शापित नदी पर नहीं जाती है। वहाँ जो कोई भी औरत गई है आज तक वापस नहीं लौटी है। और तुम इतनी जल्दी मेरी हिदायत भूल कैसे गई? हाँ, ये बात अब से ध्यान रखना और कभी भी उस नदी पर मत जाना। अब सीधा पनगट से जाकर पानी ले आओ। मगर दीदी, आखिर उस शापित नदी का रहस्य क्या है? आज तक आपने मुझे नहीं बताया। उसके रहस्य के बारे में मुझे बताओ ना। मैं कैसे मान लूं कि वो एक शापित नदी है? बस बस, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितना बोला गया है उतना ही करो। बेकार की बातों में पड़ने से कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए जो कहती हूँ वो मानो और याद रखना, तुम्हें सिर्फ पनगट ही जाना है और पानी वहीं से लाना, ठीक है ना? गुस्सा क्यों करती हो दीदी? ठीक है, जैसे भी तुम बोलो, मैं अभी जाती हूँ। ये बोलकर किरण मटका लेकर वहाँ से गांव के पनघट की ओर चली जाती है और वहाँ पहुंचकर वो पनघट से पहले ही मौजूद कुछ औरतों की भीड़ को देखकर खुद से कहती है, अरे अरे, यहाँ तो पहले ही इतनी सारी औरतें पानी लेने के लिए खड़ी हैं। लगता है मैंने घर से निकलने में देर कर दी, मगर अब क्या करूँ? जब तक मेरी बारी आएगी तब तक तो शाम हो जाएगी। और उफ, ये धूप, इसमें तो मेरा अभी से सर चकराने लगा। अब क्या किया जाए? तभी किरण के दिमाग में एक विचार आता है और वह मन में सोचती है, अरे हाँ, मैं वो नदी से भी पानी ला सकती हूँ, मगर दीदी ने तो पहले ही मुझे उस शापित नदी पर जाने से मना किया है। मैं तो नहीं मानती किसी नदी का शापित होना। नहीं, भला मैं क्यों डरूं? अब इतनी देर तक मैं यहाँ धूप में इंतजार भी तो नहीं कर सकती ना। उसी नदी से पानी लेना सही रहेगा। ये बोलकर किरण वहाँ से मटका लेकर गांव की उस शापित नदी के किनारे पहुँच जाती है और इतना सुंदर नजारा देखकर कहती है, अरे वाह, इस जगह तो इतनी सुंदर हरी भरी हरियाली है, और तो और इतनी सुंदर नदी है। ये तो भला ये शापित कैसे हो सकती है? मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, मुझे तो ये इतनी सुंदर जगह लग रही है। लगता है दीदी मुझे बेवकूफ बना रही थी। चलो फिर मैं पानी भर ही लेती हूँ। ये बोलकर किरण मटका लेकर नदी से पानी भरने लगती है। तभी नदी के पानी में भवंडर उठने से और तेज लहरें उठती हैं और उनसे अचानक एक सुंदर सी जलपरी प्रकट होती है, जिसे देखकर किरण डर के मारे हैरानी से बोलती है, अरे अरे, ये कौन हो तुम? और तुम पानी से कैसे निकली हो? क्या मैं जो देख रही हूँ वो सच है या बस मन का वहम है? कोई इंसान भला पानी से कैसे निकल सकता है? कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं देने आई हूँ। मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक जलपरी हूँ जो इस नदी के पानी में काफी समय से रहती है। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो तुम जलपरी हो? मैंने पहली बार किसी जलपरी को देखा है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या तुम्हारी वजह से गांव के लोग इस नदी को शापित समझते हैं? हाँ, सही कहा तुमने। एक बार एक मछुआरे ने मुझे अपने जाल में पकड़ लिया था और बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को उस जाल से छुड़वाया। उसने गुस्से में आकर इस नदी को शापित बनाकर गांव वालों को भड़का दिया था, क्योंकि लोग तो उसकी बात पर यकीन करेंगे नहीं कि उसने एक जलपरी को देखा है। तब से पूरे गांव के लोग यहाँ से डरते हैं। मगर तुम तो बहुत बहादुर निकली जो अकेले ही यहाँ आ गई हो। ओह, तो ये बात है, तभी गांव के लोग इस नदी को शापित बोलते हैं। और मेरी दीदी ने मुझे यहाँ आने से मना किया था, मगर मैं यहाँ मजबूरी में आई हूँ। पनगट पर बहुत भीड़ थी तो मैं यहाँ चली आई। लेकिन तुम क्या अकेली ही पानी के अंदर रहती हो? नहीं नहीं, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार यहाँ रहता है। मैं तुम्हें उनसे जरूर मिलवाऊंगी। अभी के लिए मैं पानी से बाहर आकर जमीन में घूमना चाहती हूँ। पानी में रह रहे बहुत उपसी गई हूँ। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं जमीन पर ही घूमूं। क्या तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे पानी से निकलने में मदद करोगी? ठीक है, मगर तुम तो एक जलपरी हो, फिर तुम जमीन में कैसे चल पाओगी? तुम चिंता मत करो, जैसे ही मैं जमीन पर पैर रखूंगी
वैसे ही मेरी पूंछ मेरे पैरों में बदल जाएगी। लाओ, मुझे अपने हाथ को जल्दी से दो। ये बोलकर जलपरी पानी के अंदर से अपना हाथ किरण की ओर बढ़ाती है, तो किरण भी कुछ देर सोचने के बाद जलपरी को पानी से बाहर निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाकर उसे निकालने ही वाली होती है कि तभी जलपरी अपना जोर लगाकर बेचारी किरण को पानी के अंदर खींच लेती है। किरण पानी में गिरते ही मदद की गुहार लगाकर बोलने लगती, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ, मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। और तुमने ये क्या किया? मैंने तुम्हें एक अच्छी जलपरी समझा था और तुमने मेरे साथ धोखा करके ठीक नहीं किया। मुझे ये तो पता था इंसान भोले होते हैं, मगर ये नहीं पता था कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोग भी होते हैं। जब इंसान अच्छे नहीं हो सकते तो भला तुम जलपरी से अच्छे होने की अपेक्षा क्यों लगाती हो? मगर मैंने तो तुम्हें अच्छा समझने की भूल कर दी और अब मैं डूबकर मरने वाली हूँ। ये तुमने अच्छा नहीं किया। और जो कहानी तुमने मछुआरे वाली बताई थी वो भी क्या झूठी थी? हाँ, वो कहानी भी झूठी थी। नहीं, इतनी जल्दी मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती हूँ। ये तो अभी शुरुआत है, बस आगे आगे देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। अभी के लिए अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो मेरे दिए इस नीले मोती को तुम्हें लेना होगा और तुम तुरंत ही जलपरी में बदल जाओगी। बताओ, अगर ये शर्त मंजूर है तो इस नीले मोती को कबूल करो और हमेशा के लिए जलपरी बन जाओ, वरना तुम डूबकर अपनी जान भी शौक से गवा सकती हो। या तो डूबना स्वीकार करो या फिर जलपरी बन जाओ। क्या कहा तुमने? ये मोती मुझे जलपरी बना देगा और मैं कभी भी अपने घर नहीं लौट पाऊंगी? हे भगवान, तू ये कैसी परीक्षा ले रहा है? अपनी जान गंवाने से बेहतर है मैं जलपरी ही बन जाऊं। कम से कम दीदी से मिलने की कोई तो आस रहेगी। ठीक है, लाओ, मुझे दे दो ये मोती। जलपरी ये सुनते ही अपने पास से चमकते नीले मोती को किरण को दे देती है। जैसे ही किरण वो मोती अपने हाथ में लेती है, वैसे ही एक रोशनी होती है और किरण के पैर जलपरी की तरह पूंछ में बदल जाती हैं और डूबती किरण तुरंत ही जलपरी की तरह पानी में स्थिर हो जाती है और ये देखकर हैरानी से बोलती है, अरे अब मैं जरा भी डूब नहीं रही हूँ। मगर ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे हमेशा के लिए जलपरी बना दिया। अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगी भला? मेरी दीदी बहुत परेशान होगी मेरे लिए। तुम्हारे पास कोई रास्ता तो है नहीं। अगर तुम ये मोती लेकर जलपरी नहीं बनती तो पानी में डूबकर मर जाती। अब तुम अपनी इंसानी दुनिया को हमेशा के लिए भूल जाओ और मेरे साथ मेरी जलपरियों की दुनिया में चलो। अब से वही तुम्हारा घर होगा। किरण ये सुनकर मन में सोचने लगती है और यही रास्ता देखकर वो मानकर जलपरी के साथ चलने के लिए राजी हो जाती है और जलपरी किरण के साथ उसे अपनी पानी के अंदर की दुनिया में ले जाती है और जलपरी और किरण पानी के काफी अंदर तैरते हुए जाते हैं। तभी एक महल दिखाई पड़ता है। जलपरी उस महल में जाती है और किरण भी उसके पीछे पीछे जाती है और जलपरी जल राज्य महल के दरबार में रानी जलपरी से मिलाने ले जाती है। वहां पहुंचकर जलपरी रानी से कहती है, रानी जी, ये देखिए, मैं आपके आदेश पर एक और इंसान को हमारी दुनिया में ले आई। अब जल्दी ही हमारी दुनिया में रौनक आ जाएगी। बहुत बहुत अच्छा किया तुमने। तुम हमेशा मेरी उम्मीदों पर खड़ी उतरती हो। तो ये है वो नई इंसानी जलपरी। तो बताओ क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हें हमारी दुनिया कैसी लगी? अब से तुम्हें यही रहना होगा। मेरा नाम किरण है और मैं तो बस नदी पर पानी लेने आई थी कि इस दुष्ट जलपरी ने मुझे भोला देकर मूर्ख बनाकर जलपरी में बदल दिया। मेरे साथ धोखा और अन्याय हुआ है। रानी जी, आप मुझे वापस मुक्त कर सकती हैं। कृपया मुझे वापस जाने दी। मेरे घर पर मेरी दीदी मेरा इंतजार कर रही होंगी। लगता है किरण, तुम अभी भी वहम में हो। यहाँ जो कुछ भी होता है मेरी ही मर्जी से होता है। और आस पास देखो अपने, क्या तुम्हें ये जो जलपरी दिखाई दे रही हैं, ये भी तुम्हारी तरह पहले इंसान ही थे। अब यही उनका घर है। ये लोग चाहकर भी वापस अपने घर नहीं जा सकते। तुम भी इंसान बनकर नहीं, जलपरी बनकर रहोगी। सच्चाई को स्वीकार कर लो। अच्छा, तो ये नदी सच में श्रापित है?
तभी इतनी औरतें इतने सालों में गायब होकर कभी भी वापस नहीं लौटी। मेरी दीदी सच बोल रही थी, मगर आप लोग इतने सारे इंसानों को क्यों जलपरी बना के रखे हैं? क्योंकि ये रानी जी का आदेश है और वो जो बोलेंगी वही यहाँ होता है। तुमको उनके आदेश का चुपचाप पालन करना पड़ेगा। अब ज्यादा सवाल मत करो, वरना रानी माँ गुस्सा हो सकती हैं, इसीलिए चुप रहो। ये सुनकर बेचारी किरण की आंखों से आंसू बहने लगती हैं। वो अनजान जगह में खुद को बंदी पाकर बहुत ही भयभीत हो जाती है। उधर गांव में शाम हो जाती है और किरण के घर पर उसकी दीदी संध्या बेसब्री से उसका इंतजार कर रही होती है और मन में बोलती है, अरे इतनी देर हो गई, अब तक ये किरण घर क्यों नहीं लौटी? जाने कब की निकली हुई है। पानी लेने इतनी देर लगती है? अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था। मुझे इसे ढूंढने जाना पड़ेगा। ये बोलकर संध्या खुद ही घर से पनघट की ओर चली जाती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि किरण तो वहाँ है ही नहीं। फिर वो पनघट में मौजूद ताई के पास जाकर उनसे पूछती है, अरे ताई, क्या तुमने मेरी छोटी बहन किरण को देखा है? वो बहुत ही देर पहले घर से पानी लेने के लिए पनघट पर आई थी, मगर अब शाम हो गई है और अब तक घर नहीं लौटी है। अभी तक किरण बिटिया घर नहीं पहुंची क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने भी उसे पनघट पर सुबह ही देखा था। तो वो यहाँ पनघट से पानी भरने की जगह उस शापित नदी वाले रास्ते की ओर जा रही थी। मैंने उसे रोकने की सोची थी, वो तब तक बहुत दूर हो चुकी थी मुझसे। मुझे लगा वो शापित नदी पर कभी भी नहीं जाएगी, तो मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तुम भी उधर मत जाना, वरना पता नहीं क्या अनहोनी हो जाए। क्या कहा आपने? किरण को शापित नदी की ओर जाते हुए देखा था? हे भगवान, मेरी किरण की रक्षा करना। अब अगर मैं उसे ढूंढने वहां नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा? मुझे ही हिम्मत करके उसे ढूंढने उस शापित नदी पर जाना ही होगा। मैं चलती हूँ ताई, अगर मैं ना लौटी तो आप गाँव वालों को बता देना सब। ये बोलकर संध्या उस शापित नदी की ओर चली जाती है और वहाँ पहुंचकर वो किरण का नाम पुकारकर उसे ढूंढने लगती है। किरण, किरण तुम कहाँ हो? मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है? जवाब दो किरण। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया है। अब मैं कहाँ ढूंढूं अपनी बहन को? ये बोलकर संध्या भी थक कर नदी किनारे बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी पानी के अंदर से किरण, जो अब जलपरी बन चुकी थी, वो किनारे बैठी दीदी को देखकर रोने लगती है और बोलती है, दीदी, मैं यहाँ पानी की दुनिया में कैद हूँ। कृपया ध्यान से देखो, मैं आपको जरूर दिखाई दूंगी। इधर पानी के अंदर देखो दीदी, मैं इस पानी के बाहर क्यों नहीं आ पा रही हूँ। ये बोलकर किरण पानी के अंदर से हाथ का जोर लगाकर खुद को बाहर निकालने का प्रयास करती है, मगर एक जादुई कवच की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रही होती। तभी किनारे पर बैठी संध्या सिर उठाकर आस पास देखने लगती है और पानी के अंदर किरण की लाख कोशिश करने के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पाती है। तो किरण के पास वही जलपरी आकर कहती है, लाख कोशिश कर लो तुम, मगर तुम 3 दिनों तक बाहर नहीं निकल पाओगी। ये जल राज्य का जादुई कवच तुम जैसी नई जलपरी को बाहर नहीं जाने देगा, तो प्रयास करना बेकार है। नई जलपरी 3 दिनों तक बाहर नहीं जा सकती, ये रानी जलपरी का नियम है। ये सुनकर किरण बहुत हताश होकर रोने लगती है और किनारे बैठी संध्या को कुछ एहसास प्रतीत होता है और वो मन में कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बहन यहीं कहीं आसपास है। ये अजीब सा मुझे क्यों लग रहा है। हो ना हो जरूर इस शापित नदी ने मेरी बहन को निगल लिया होगा। अब इस मुसीबत का हल केवल साधु बाबा ही दे सकते हैं। ये बोलकर संध्या वहाँ से उठकर जंगल की ओर चली जाती है, जहाँ पहुंचकर वो साधु बाबा को ढूंढने लगती है और कुछ देर बाद वो उसे ध्यान में बैठे दिखाई देती हैं। तो संध्या तेजी से उनके पास जाकर कहने लगती है, साधु बाबा जी, मेरी मदद करिए। मेरी बहन किरण शापित नदी की ओर चली गई थी, तब से वो वापस नहीं लौटी है। मुझे डर है कि कहीं बाकी लोगों की तरह उस नदी ने उसे निगल तो नहीं लिया होगा। अब आप ही अपनी शक्ति से पता लगाइए। तुमने सही पहचाना, वो शापित नदी ही तुम्हारी बहन को खा गई है। अब तुम्हें जल्दी ही अपनी बहन को उस शापित नदी के जाल से छुड़ाना होगा, वरना वो हमेशा के लिए उसी नदी में जलपरी बनकर रह जाएगी और कभी भी वापस नहीं आएगी।
हे भगवान, ये कैसा घोर अनर्थ हो रहा है। अब आप ही कोई उपाय बताइए। मैं अपनी बहन को कैसे भी करके उस शापित नदी से छुड़ाना चाहती हूँ। बताइए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। उस शापित नदी की जलपरी ने जैसे अब तक गांव की औरतों को गायब करके जलपरी बना दिया था, वैसे ही तुम्हारी बहन को छल करके उसे भी जलपरी बना दिया है। अब अगर 3 दिनों में तुमने अपनी बहन को उससे नहीं छुड़ाया तो 3 दिन बाद तुम्हारी बहन अपनी सारी इंसानी याददाश्त खो देगी और वो तुम्हारे साथ अपनी इंसानी जीवन की भी यादें खो देगी। इसका बस एक ही उपाय है। ये लो, ये जादुई पानी है जिसकी एक बूंद को अगर तुम किसी जलपरी पर छिड़क दोगी तो उसका असली मोती स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगा, और अगर 2 बूंद छिड़कते ही उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी, और 3 बूंद छिड़कते ही जलपरी बने लोग वापस इंसान बन जाएंगे। इसका खास ख्याल रखना, इस जादुई पानी की बूंदें जमीन में न गिरने पाएं, वरना कोई भी फायदा नहीं होगा। सारे प्रयास तुम्हारे व्यर्थ हो जाएंगे। अब जल्दी जाओ और अपनी बहन के साथ बाकी लोगों को भी बचा लो। ये बोलकर साधु बाबा संध्या को एक शीशी का जादुई पानी देती हैं और संध्या वो जादुई पानी लेकर बोलती है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे अब समझ आ गया है। मैं अभी जाती हूँ और अपनी बहन के साथ इतने सालों से गायब हुई बाकी औरतों को भी छुड़ा कर लाती हूँ। ये बोलकर संध्या वहाँ से चली जाती है और अगले दिन वो साधु बाबा का दिया जादुई पानी लेकर उसी शापित नदी की ओर जाती है और वहाँ पहुंचकर वो आवाज देने लगती है, जब मेरी बहन ही नहीं रही तो मेरे रहने का भी क्या फायदा। हे शापित नदी, मुझे भी तुम निगल लो। अब मैं जीकर क्या करूंगी, मुझे भी जलपरी बना दो। ये बोलने की काफी देर बाद तक कोई जलपरी नदी से नहीं निकलती है तो संध्या हार नहीं मानती है और दूसरे दिन भी नदी किनारे बैठी इंतजार करने लगती है। तभी अचानक नदी से बवंडर उठता है और वही जलपरी पानी के ऊपर आती है और पूछने लगती है, अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? मुझे बताओ जरा, क्या बात है? मेरी बहन किरण घर से गायब हो गई है और इतने दिनों से वो घर में वापस नहीं लौटी है और अब तो मुझे उसके जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। अब जब वो नहीं रही तो भला मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? मैं भी इस नदी में डूबकर मर जाना चाहती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तुम अपनी जान मत गवाओ, तुम्हारी जान की बहुत बड़ी कीमत भी हो सकती है। तुम्हारी दुख भरी कहानी ने मेरा दिल छू लिया। मैं बाहर जमीन में आकर तुमसे बात करना चाहती हूँ। क्या तुम जरा हाथ दोगी मुझे बाहर निकलने में मदद करने के लिए? ये सुनकर संध्या के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है और वो सोचने लगती है, लगता है ये वही दुष्ट जलपरी है जो मुझे भी अपने जाल में फंसाना चाहती है और बाबा जी के कहे अनुसार ये मेरा पहला और आखिरी मौका होगा इस जलपरी पर वो जादुई पानी की बूंद छिड़कने का। इसलिए मुझे बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। ये सोचकर संध्या धीरे धीरे अपना हाथ उस जलपरी की ओर बढ़ाती है। जैसे ही जलपरी उसका हाथ पकड़ती है, संध्या दूसरे हाथ से छिपाया हुआ जादुई पानी की शीशी को लेकर जलपरी के ऊपर छिड़क देती है और उसी से गलती से 1 बूंद की जगह 2 बूंद छिड़के जाती हैं। तभी अचानक तेज रोशनी होती है, जलपरी का हाथ छूट जाता है और उसका असली चमकता सफेद मोती संध्या के पास चला जाता है और ये देखकर हैरान जलपरी कहती है, अरे तुमने क्या किया? ये किस तरह का पानी था? मेरा मोती तुम्हारे पास कैसे चला गया? बताओ कौन हो तुम? मेरा सर तेजी से चकरा रहा है। सच बताओ तुम कौन हो? मैं उसी किरण की बड़ी बहन हूँ जिसे तुमने छल करके जलपरी बनाकर कैद कर लिया है। इस जादुई पानी की बूंद के असर से ही तुम्हारा मोती अब मेरे पास है। मुझे जल्दी ही मेरी बहन के पास ले चलो, वरना तुम्हारा मोती मैं यही नष्ट कर दूंगी। नहीं नहीं, ये कभी मत करना। ये मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। इसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। मगर मुझे किसी इंसानी जीवन की कुछ यादें याद आ रही हैं। लगता है मुझसे एक गलती से 1 बूंद की जगह 2 बूंद तुम पर गिर गई। 2 बूंद छिड़कते ही तुम्हारी अगर कोई खोई हुई यादाश्त होगी तो सारी यादाश्त वापस आ जाएगी। कुछ देर इंतजार करो, हो सकता है तुम भी इसी शापित नदी के छल में आकर जलपरी बन गई हो
और कभी वापस लौट ना पाई हो। कुछ देर में जलपरी की खोई हुई यादाश्त वापस आ जाती है और वो संध्या से कहने लगती है, मुझे सब याद आ गया है। मेरा नाम मोहिनी है और मैं भी तुम्हारे इस गांव में ही बहुत साल पहले रहा करती थी। मगर एक दिन खेल खेल में इस नदी पर आ गई और मुझे इस रानी जलपरी ने छल करके अपने जाल में फंसाकर जलपरी बना दिया और कैद कर लिया। अनाथ होने की वजह से 3 दिनों तक कोई भी मुझे ढूंढने नहीं आया और 3 दिन होते ही मेरे इंसानी जीवन की सारी याददाश्त खो गई और मैं इसी जल राज्य को ही अपना असली दुनिया मानकर यहाँ पर रहने लगी। मुझे पता था तुम भी बाकियों की तरह इस छलावे में जी रही हो। अब तुम्हारी खोई हुई याददाश्त वापस आ गई है तो जल्दी से मुझे मेरी बहन के पास ले चलो और बहन के साथ बाकी फंसे हुए लोगों को भी बचाने में मदद करो। मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारी बहन को धोखा देकर इस दुनिया में फंसा दिया। अब मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी उसे बचाने में। चलो फिर ये खास तरह का नीला मोती तुम ले लो। इसके इंसान के पास होने से वो कुछ समय के लिए जलपरी बनकर जल राज्य में घूम सकता है और बस 3 दिन ही होंगे तुम्हारे पास यहाँ से निकलने के लिए, वरना तुम हमेशा के लिए याददाश्त खोकर जलपरी बनकर कैद हो जाओगी। ये बोलकर मोहिनी जलपरी संध्या को वो खास नीला मोती देती है जिसे लेकर संध्या पानी में जाती है और उसके पैर तुरंत ही जलपरी की पूंछ की तरह हो जाती हैं और मोहिनी उसे लेकर पानी के अंदर मौजूद जल महल ले जाती है और कहने लगती है, सुनो, तुम्हें बस रानी के शयन कक्ष में जाकर उनका खास बड़ा सा सफेद मोती चुराना है। अगर ये कर लिया तो रानी तुम्हारी सारी बातें मानेगी और अगर तुम पकड़ी गई तो हमेशा के लिए तुम जलपरी बन जाओगी। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगी। मुझे उनके शयन कक्ष तक ले चलो। ये सुनकर जलपरी उसे रानी के शयन कक्ष के बाहर ले जाती है और वहाँ इशारा करके कहती है, ये देखो वो रहा रानी का मोती, जाओ जल्दी से वो चुरा लो। तब तक मैं बाहर खड़ी होकर रखवाली करती हूँ। ये सुनकर संध्या रानी जलपरी के शयन कक्ष के अंदर चली जाती है और सफेद रंग के शेल के संदूक को खोल कर देखती है। उसमें बड़ा सा सफेद मोती होता है जिसे देखते ही संध्या वो मोती उठा लेती है और शयन कक्ष से बाहर आकर वहाँ पहले से खड़ी जलपरी से बोलती है, ये देखो मैंने मोती ले लिया है, अब मुझे जल्दी से रानी के सामने ले चलो, अब और इंतजार नहीं होता है। ठीक है, मैं तुम्हें रानी जलपरी के पास ले चलती हूँ। ये बोलकर जलपरी संध्या को लेकर रानी जलपरी के दरबार में ले जाती है जहाँ रानी के साथ किरण भी होती है और उसे देखते ही संध्या रानी से बोलती है, तो तुम ही इस शापित नदी की रानी, अब तुम्हारी इस छल का अंत निकट है। ये देखो मेरे पास तुम्हारा मोती है। अब तुम्हें मेरी बहन के साथ बाकी कैद इंसानों को भी छोड़ना होगा, वरना मैं ये मोती नष्ट कर दूंगी। फिर ना तो तुम रहोगी और ना ही तुम्हारा ये छल का राज्य। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम जो भी बोलोगी मैं वो करूंगी, मगर मेरे मोती को कुछ भी मत करना, वो नष्ट हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। मैं अभी तुम्हारी बहन को छोड़ती हूँ, ले जाओ अपनी बहन को। दीदी, मैं इतने दिनों से आपका ही इंतजार कर रही थी। भगवान का शुक्र है आप मुझे बचाने के लिए आ गई। हाँ मेरी बहन, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। और रानी, मैं अपनी बहन के साथ सारी इंसान बनी जल परियों को ले जाने आई हूँ। जल्दी से उन्हें मुक्त करो, वरना अच्छा नहीं होगा। और वादा करो आज के बाद तुम किसी भी इंसान को छल करके उसे जल परी बनाकर कैद नहीं करोगी, वरना अगर ये किया तो मैं किसी भी समय आकर इस जादुई पानी से तुम्हारी जान ले लूंगी। ठीक है, जैसा तुम बोलो, मगर मुझे और मेरे मोती को कुछ मत करना। मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद किसी इंसान को कैद नहीं करूंगी। आज से किरण और मोहिनी मुझे माफ कर दो, उनके साथ बाकी लोग भी मुझे माफ कर दो। मैंने आप जैसे अच्छे इंसानों को कैदी बनाकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब आप सभी लोग इस जल राज्य की दुनिया से वापस जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अगर तुमने बहादुरी नहीं दिखाई होती तो मुझे भी कभी भी पता ही नहीं चलता कि मैं भी इस दुष्ट रानी के छलावे में आकर शिकार हो चुकी हूँ। तुमने मेरी खोई जिंदगी वापस देकर बहुत बड़ा उपकार किया है और मेरे साथ इन 3 औरतों राधा, रेशमा और विमला को बचाकर तुमने बहुत बड़ा काम किया है। हाँ दीदी, तुम सच में बहुत बहादुर हो। मुझे पता था तुम मुझे बचाने जरूर आओगी और तुम्हारी वजह से ये औरतें भी वापस इंसानी जीवन में आ सकी। हाँ सही कह रही है किरण। संध्या, तुमको दिल से शुक्रिया। अगर तुम नहीं आती तो हमारा पूरा जीवन पानी में जल परी बनकर निकलता और हम कभी वापस अपने घर भी नहीं जा पाते।
भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी वजह से अब हम अपने घर में जा सकते हैं, अब हम अपने परिवार से मिल पाएंगे। अरे नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। अब आप लोग इस शापित नदी के चंगुल से हमेशा के लिए मुक्त हो गए हो और अब से कोई भी इंसान इस रानी जलपरी का शिकार नहीं बनेगा। आप सभी के साथ ये पूरा गांव अब सुरक्षित है। अब आप लोग अपने परिवार से मिलने जाइए, काफी सालों से वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ये सुनकर तीनों औरतें वहाँ से चली जाती हैं और वहाँ मौजूद किरण और संध्या से मोहिनी बोलती है। किरण, मुझे माफ कर दो, मैंने रानी जलपरी के वश में आकर तुम्हारे साथ धोखा किया। अगर वो हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने होशो आवाज में नहीं किया था। कोई बात नहीं मोहिनी, मुझे अब पता है तुम भी उस रानी जलपरी के जादुई वश में ही थी, तो दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। अब तुम अपने घर जाओगी यहाँ से। मगर मैं तो अनाथ हूँ, मैं भला कहाँ जाऊंगी? मेरा तो अब घर कोई भी नहीं है। क्या मैं तुम लोग के साथ तुम्हारे घर पर कुछ दिनों के लिए रह सकती हूँ? मुझे अच्छा लगेगा तुम लोग के साथ रहकर। हाँ हाँ जरूर, मैं भी तुमसे यही कहना चाहती थी। चलो फिर मेरे साथ हमारे घर। ये सुनकर मोहिनी के साथ किरण मुस्कुराने लगती है और तीनों वहाँ से एक साथ रहने के लिए संध्या और किरण के घर चली जाती हैं।